हाँ, तो विद्यार्थियों, कल अपन ने क्रय प्रतिफल और हस्तांतरित कंपनी की अंश पूंजी, इन दोनों का अंतर किस तरह से अपन कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, लाभानी खाते आदि के माध्यम से समायोजित करते हैं, उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। आज अपन क्रय पद्धति, क्योंकि वो सारा विलय की प्रकृति के एकीकरण से उत्पन्न हुआ संचय की विवेचना थी। आज अपन दूसरा मेथड है क्रय पद्धति, परचेज मेथड। इसके अंतर्गत एकीकरण की दशा में लेखांकन में किन किन बिंदुओं का ध्यान रखते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो क्रय पद्धति की प्रकृति में लेखांकन की दशा में लेखांकन करते समय 4 बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है। नंबर 1, हस्तांतरक कंपनी की संपत्तियों और दायित्वों को हस्तांतरी ट्रांसफरी कंपनी की पुस्तकों में उनके निर्धारित मूल्यों, मतलब बुक वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू, पुस्तक मूल्य या वर्तमान वैल्यू, जैसी भी स्थिति हो, शामिल किया जाता है। यदि प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है तो उस पर शामिल किया जाता है, अदरवाइज बुक वैल्यू को ही प्रेजेंट वैल्यू माना जाता है। तो हस्तांतरित कंपनी मतलब ट्रांसफरर कंपनी की संपत्तियां और दायित्व ट्रांसफरी कंपनी की पुस्तकों में उनके प्रेजेंट वैल्यू पे, यदि नहीं दिए तो बुक वैल्यू पे शामिल करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है हस्तांतरक कंपनी ट्रांसफर कंपनी की जो स्टैट्यूटरी रिजर्व्स हैं, वैधानिक संचितियां। वैधानिक संचितियां कौन कौन सी होती है? डेवलपमेंट अलाउंस रिजर्व, विकास भत्ता संचिति। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, विनियोग भत्ता संचिति। एक्सपोर्ट अलाउंस रिजर्व, निर्यात भत्ता संचिति। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, निर्यात लाभ संचय। ये सारी वैधानिक संचिति हैं। इनके अतिरिक्त अन्य किसी संचिति, इनके अलावा और कोई भी रिजर्व हो, जैसे जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिवोल्यूशन रिजर्व, मतलब सामान्य संचय, पूंजीगत संचय या पुनर्मूल्यांकन संचय को हस्तांतरित कंपनी ट्रांसफरी कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं करना चाहिए। मतलब वैधानिक संचितियों को तो ले जाना ही होगा, पर उनके अलावा जो दूसरी ये जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, रिवोल्यूशन रिजर्व, इनको शामिल नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो है कि हस्तांतरक कंपनी से क्रय की गई शुद्ध संपत्तियों की राशि, मतलब ट्रांसफरी कंपनी से जो भी अपने एसेट्स परचेज की है, उनकी जो भी नेट वैल्यू है, उनसे यदि क्रय प्रतिफल अधिक है, शुद्ध संपत्तियों की राशि का मतलब है नेटवर्थ से, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज टेकन का अंतर ही शुद्ध संपत्तियां होती है। तो ट्रांसफरी कंपनी से क्रय की गई, ट्रांसफरी ने ट्रांसफरर कंपनी से क्रय की गई शुद्ध संपत्तियों की राशि से यदि परचेज कंसिडरेशन अधिक है तो अंतर की राशि गुडविल कहलाएगी और इसे गुडविल अकाउंट में, ख्याति खाते में डेबिट करना चाहिए। और यदि उल्टा हो जाए, क्रय प्रतिफल की राशि कम हो और शुद्ध संपत्तियों की राशि अधिक हो, तो अंतर की राशि पूंजी संचय खाते में जमा कर देनी चाहिए। लेखा मानक 14 कहता है कि ऐसी ख्याति की राशि को अधिकतम 5 सालों में अपलेखित कर देना चाहिए, जब तक कि अधिक वर्षों में अपलेखन के संबंध में स्पष्ट कोई औचित्य विद्यमान न हो। इसके बाद है चौथा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, कि यदि हस्तांतरक कंपनी मतलब ट्रांसफर कंपनी की वैधानिक संचिति को स्टैट्यूटरी रिजर्व, कौन कौन से? वही
विकास भत्ता संचिति, विनियोग भत्ता संचिति, निर्यात भत्ता संचिति, निर्यात लाभ संचिति, जिसको अंग्रेजी में डेवलपमेंट अलाउंस रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, एक्सपोर्ट अलाउंस रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व कहते हैं। तो इन वैधानिक संचितियों को वैधानिक अनुपालना के लिए आगे ले जाना यदि आवश्यक है तो हस्तांतरित कंपनी की पुस्तकों में, ट्रांसफरी कंपनी की पुस्तकों में इसका लेखा करने के लिए एक एकीकरण समायोजन खाता खोला जाता है, एमलगेशन एडजस्टमेंट अकाउंट खोला जाता है, जिसको डेबिट करके और जो भी ये वैधानिक संचिति हैं इन खातों को जमा किया जाएगा। मतलब एमलगेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेवलपमेंट अलाउंस रिजर्व, टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, टू एक्सपोर्ट अलाउंस रिजर्व, टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व आदि ये एंट्री करेंगे। जब इस संचिति को रखना कानूनी अनिवार्य न रहे, मतलब इन स्टैट्यूटरी रिजर्व को रखने की कानूनन अनिवार्यता खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, तो इसकी रिवर्स एंट्री कर दी जाती है और इसका प्रभाव फिर समाप्त हो जाता है। अब वैधानिक संचिति को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में संचय और आदि के शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है और एकीकरण समायोजन खाते के शेष को, मतलब एमलगेशन एडजस्टमेंट अकाउंट के बैलेंस को बैलेंस शीट के एसेट साइड में अन्य गैर चालू संपत्तियों के उपशीर्षक में, मतलब अदर नॉन करंट एसेट्स के अंतर्गत दिखाया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके दिमाग में आएगी कि हितों के समूहीकरण पद्धति और क्रय पद्धति, ये दो पद्धतियां हैं अकाउंटिंग की, जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था कि एकीकरण में लेखांकन की लेखा मानक 14 के अनुसार दो पद्धतियां हैं। पहला हितों की समूहीकरण पद्धति और दूसरी क्रय पद्धति, जिसको अपन इंग्लिश में पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड एंड परचेज मेथड कहते हैं। कि इन दोनों में अंतर क्या है? ऐसे बहुत सारा अंतर है, अंतर ही अंतर है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो इसलिए अपन डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड एंड द परचेज मेथड। तो सबसे पहला अंतर है कि हितों के समूहीकरण पद्धति, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, वहां लागू होगी जहां विलय की प्रकृति का एकीकरण हो, मर्जर के नेचर का एमलगेशन हो, और क्रय पद्धति वहां लागू होगी जहां क्रय की प्रकृति का एकीकरण हो, परचेज के नेचर का एमलगेशन हो। नाम का अंतर ही हो। अब इंपॉर्टेंट अंतर है कि हितों के समूहीकरण पद्धति में सभी वित्तीय आंकड़ों को, जितने भी वित्तीय आंकड़े हैं हस्तांतरण कंपनी के, सभी वित्तीय आंकड़ों को हस्तांतरित कंपनी में समामेलन किया जाता है। मतलब जितने भी वित्तीय आंकड़े हैं हस्तांतरक कंपनी के, उनको हस्तांतरित कंपनी में समामेलित किया जाता है, इनकॉर्पोरेट किया जाता है। चाहे वे संपत्तियां हैं, चाहे दायित्व है, चाहे संचिति हैं, चाहे लाभ है या हानियां, कोई भी खाते हो, सबको समामेलित किया जाएगा, इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। जबकि क्रय पद्धति में केवल हस्तांतरित कंपनी द्वारा ली जाने वाली संपत्तियां और दायित्व ही समामेलित किए जाते हैं। मतलब परचेज मेथड में जो ट्रांसफरी कंपनी है, उसमें ट्रांसफरी कंपनी ने ट्रांसफर कंपनी के जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज ली है, केवल उन्हीं को शामिल करके और इनकॉर्पोरेट करते हैं। तीसरा अंतर है कि हितों के समूहीकरण पद्धति में वित्तीय आंकड़ों का, किसके वित्तीय आंकड़ों? ट्रांसफर कंपनी, हस्तांतरक कंपनी के वित्तीय आंकड़ों का संपूर्ण एकत्रीकरण होता है, 100% एमलगेशन होता है।
जबकि क्रय पद्धति में वित्तीय आंकड़ों का आंशिक एकत्रीकरण होता है, 100% नहीं होता, क्योंकि इसमें कंपलसरी हो जो वैधानिक रूप से वो रिजर्व लिए जाते हैं, बाकी कोई रिजर्व या रिटर्न प्रॉफिट्स या लॉसेज नहीं लिए जाते हैं। और जो भी एसेट्स लायबिलिटीज है वो भी जो उन्होंने ली है वही ली जाती है, नहीं ली वो नहीं ली जाती है। और वो भी प्रेजेंट वैल्यू दी हुई हो तो उस पर, नहीं तो बुक वैल्यू पर, इनमें हितों के समूहीकरण वाले में बुक वैल्यू पे ही लिया जाता है। इसके बाद है हितों के समूहीकरण पद्धति में ख्याति और पूंजी संचय की गणना नहीं की जाती, केवल क्रय प्रतिफल और एकीकरण होने वाली कंपनी की चुकता पूंजी का जो अंतर होता है वो सामान्य संचय में समायोजित किया जाता है। नॉर्मल वे में सामान्य संचय में समायोजित किया जाता है। और क्रय पद्धति में क्रय प्रतिफल और शुद्ध संपत्तियों का अंतर ख्याति या पूंजी संचय के रूप में ज्ञात होता है। तो इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि हितों के समूहीकरण पद्धति में जो पीसी और जो हस्तांतरक कंपनी की चुकता पूंजी है उनका अंतर सामान्य संचय में समायोजित होता है। ये सामान्य थ्योरी है, परंतु AS14 के हिसाब से वो कैपिटल रिजर्व में ही समायोजित होता है। उसमें भी प्रायोरिटी के आधार पर पहले ट्रांसफरर कंपनी के, फिर ट्रांसफरी कंपनी के, उसके बाद भी कम हो तो फिर जनरल रिजर्व, ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी के, उसके बाद भी पैसा कम पड़ जाए तो P&L, ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी, फिर भी नहीं हो तो ट्रांसफरर कंपनी का तो कोई बात नहीं, पर ट्रांसफरी कंपनी में P&L ज़्यादा अमाउंट से डेबिट कर दिया जाता है और उसका डेबिट बैलेंस दिखाया जाता है। ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद कट गयो कई देख और कहीं आई गयो स्क्रीन में और 3 कॉपी लास्ट में एक अंतर और बच जाता है, वो है कि हितों के समूहीकरण पद्धति में एकीकरण समायोजन खाता नहीं खोला जाता, क्योंकि एकीकरण होने वाली कंपनी के समस्त संचित लाभों को शामिल कर लिया जाता है। मतलब इसमें एमोलोगेशन एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं खोलते हैं। जबकि क्रय पद्धति में यदि हस्तांतरी कंपनी को कानूनन हस्तांतरक कंपनी की किसी भी वैधानिक संचिति को आगे ले जाना आवश्यक हो तो एकीकरण समायोजन खाता खोलकर उसे नाम किया जाएगा और संबंधित वैधानिक संचिति खाते को जमा किया जाएगा। इसके बाद अपन हस्तांतरक कंपनी मतलब विक्रेता, ट्रांसफर कंपनी कह दो या वेंडर कंपनी कह दो, तो हस्तांतरक कंपनी की पुस्तकों में लेखांकन किस प्रकार होता है उसको डिस्कस करेंगे।